हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET एट द 24/7। मैं हर्ष एक और BST की क्लास लेके आया हूं। वन शॉट रिवीजन का सीरीज चल रहा है। आज के सेशन का नाम है डायरेक्टिंग। पिछले सेशन में मैंने आपको स्टाफिंग पढ़ाया हुआ है। आज मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कि डायरेक्टिंग है वो आज आपको वन शॉट रिवीजन में पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपका 40 to 45 मिनट्स में ये पूरा टॉपिक, पूरा डायरेक्टिंग आपको आज खत्म करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम जो क्लासेस लेके आएंगे वो डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मार्केटिंग की होने वाली हैं। तो सारे 12 के 12 चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। आज के सेशन का नाम है हमारा डायरेक्टिंग। तो बिना देर किए हम डायरेक्टिंग का जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो भाई सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज डायरेक्टिंग। बच्चों देखो, डायरेक्टिंग मतलब होता है दिशा दिखाना। डायरेक्टिंग मतलब होता है कि भाई दिशा निर्देशन देना, दिशा निर्देश दिखाना कि भाई किस डायरेक्शन में हमारे एम्प्लॉइज आगे बढ़ेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे, किस डायरेक्शन में उनको आगे बढ़ना है, कैसे कैसे कौन कौन सा काम उनको कंप्लीट करना है, कितने समय में कंप्लीट करना है। और डायरेक्टिंग करने के लिए हमें 3 से 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है आपका सुपरवाइजन, ठीक है, सुपरविजन हो गया। फिर आपका लीडरशिप, एक है आपका मोटिवेशन। तो सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, दीज आर 4 पिलर्स ऑफ डायरेक्टिंग। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। भाई इन चारों चीजों को अगर जिस बच्चे ने कवर कर लिया तो उसने डायरेक्टिंग को भी कवर कर लिया। फटाफट से देखते हैं कि डायरेक्टिंग का क्या डेफिनेशन हमको बताई गई है। तो डायरेक्टिंग रिफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। भैया इंस्ट्रक्टिंग मतलब किसी को इंस्ट्रक्ट करना मतलब बताना कि यार ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ठीक है। उसको इंस्ट्रक्ट करते रहना, उसको बार बार गाइड करते रहना। फिर एक बार आ रहा है गाइड मतलब आपको पता ही हुआ, जैसे भाई हम लोग एक गाइड से भी हेल्प लेते थे जब हम अपने एग्जाम्स की तैयारी करते थे। तो एक छोटी मोटी गाइड आया करती थी। गाइड में हमको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए होते थे, है ना। तो ये गाइड मतलब हो गया जो आपको एक गाइड करे। और आपने गाइड का रोल देखा होगा टूरिस्ट प्लेसेस पे, ठीक है। वहां पे वो जो गाइड होता है, क्योंकि आप उस मॉन्यूमेंट से अनजान है, मान लीजिए आप ताजमहल घूमने गए और आप फॉरेन टूरिस्ट हैं, आपको ताजमहल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो क्योंकि आप ताजमहल से अनजान है तो वो जो फॉरेन जो वो गाइड होता है ना, ठीक है, वो इंग्लिश भी जानता है और हिंदी भी जानता है और आपको वो गाइड करता है ताजमहल के बारे में। राइट बच्चों, तो ये हो गया आपका गाइडिंग। फिर एक आता है कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है संचार। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कितने अच्छे से कर पा रहे हो, तो ये आपका हो गया गाइडिंग। एंड देन आता है आपका ये आपका हो गया कम्युनिकेटिंग। एंड देन आता है आपका इंस्पायरिंग पीपल। भैया इंस्पायर करते रहो। इंस्पायर करने का मतलब है ना, हम लोग कहते हैं ना कि सर यू आर माय इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब हम आपको देख के आगे बढ़ रहे हैं। खुद भी इतना अच्छा काम करो कि आपके जो एम्प्लॉइज है, मतलब मैनेजर जो है वो इतना अच्छा काम करे कि उसके जो एम्प्लॉइज है ना वो उसको देख के इंस्पायर हो सके, उससे कुछ अच्छा सीख सके। तो ये हो गया It is a part of management process which ensures the efficiency and effectiveness of the employee। भैया ये ऐसा पार्ट है मैनेजमेंट के प्रोसेस का जिससे ये कंफर्म हो पाता है कि भैया हमारा एम्प्लॉय कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है। तो यहां से क्योंकि आप डायरेक्ट करते रहोगे, क्योंकि आप लोगों को बताते रहोगे, क्योंकि आप सुपरवाइज करते रहोगे, उनसे संचार करते रहोगे, बातचीत करते रहोगे, तो एक ये आइडिया लग जाएगा कि भैया हमारा एम्प्लॉय कितना कितनी इफेक्टिवनेस से और कितनी एफिशिएंसी से वर्क अपना कर रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट इन एक्शन। और भैया डायरेक्टिंग को ही कहते हैं मैनेजमेंट इन एक्शन। मतलब यहां पे टोटल रोल जो है वो किसका है, वो मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट को ही सुपरविजन करना है, मैनेजमेंट में से ही कोई लीडर बनेगा, मैनेजमेंट को ही कम्युनिकेट करना है और ऐसा कम्युनिकेट करना है कि एम्प्लॉय जो है वो भी मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कर पाए, एम्प्लॉय कंफर्टेबल फील करे मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और मैनेजमेंट को ही मोटिवेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट को ही लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनका मोरल थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से अच्छा अपना काम कर सके। आगे देखिए फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। हमको क्या पढ़ना है बच्चों, हमको फीचर्स पढ़ने हैं कि भैया फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है। तो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग में सबसे पहला है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अगर आप डायरेक्टिंग अच्छे से करते हैं, अगर आप लोगों को दिशा निर्देशन अच्छे से कर पाएंगे लोगों का, तो वो काम भी अच्छे से कर पाएंगे। आप डायरेक्ट करेंगे, लोग एक्शन करेंगे।
ठीक। अब आपने डायरेक्टिंग सुना है ना, वो सुना है ना आपने, जैसे पिक्चरों में होता है ना डायरेक्टर, तो डायरेक्टर क्या कहता है, डायरेक्टर मतलब कहता है, एक्टर को बताता है कि किस प्रकार से आपको ये रोल करना है, क्या आपकी मूवी की क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, ठीक है। अब एक्शन सीन आएगा, अब रोमांटिक सीन आएगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये कौन बताता है, ये डायरेक्टर बताता है। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टिंग करनी है, ठीक है। तो एक्शन है ना, वो कहते हैं ना रोल कैमरा एक्शन, तो वही डायरेक्टर का काम क्या है, रोल कैमरा एक्शन। मैनेजमेंट का काम क्या है, रोल कैमरा एक्शन, कि भैया अब आपको एक्शन करना है, अब आपको काम करना है, मेरी जिम्मेदारी खत्म। मेरी जिम्मेदारी थी आपको काम के बारे में बताना, आपको अपनी जॉब डिटेल बताना, जॉब डिस्क्रिप्शन बताना, मैंने बता दिया, जॉब रोल बता दिया। अब आपका काम है कि आप उस मतलब उस वर्क को जो है अंजाम तक पहुंचाएं। फिर क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो भैया, चाहे कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, सबको डायरेक्शन की जरूरत है, ठीक है। हर आदमी को डायरेक्शन की जरूरत है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। पता लगना पड़े, अगर कोई मैनेजमेंट में भी है, अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट भी है, तो उसको यह पता होना चाहिए कि हाँ भाई, मुझे कोई बता रहा है कि मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, ठीक है। या अगर कोई मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बंदा है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट से सीखेगा कि डायरेक्शन कैसे देना है अपने लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को और एम्प्लॉइज को, और मेरे लिए क्या डायरेक्शन है, मेरे लिए क्या डायरेक्टिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है। तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में यह देखा जाना लाजमी है। फिर आता है प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बता दिया मैंने। फिर आता है बच्चों, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। भैया डायरेक्टिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन चलता जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कभी अचीव नहीं होंगे। आपको तो पता है, हम लोग इंसान हैं, हमारी जो है इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, अनलिमिटेड वांट्स से हम लोग पैदा हुए हैं, ठीक है। आज इंसान के पास कुछ नहीं है तो उसको साइकिल चाहिए, साइकिल हो गई तो बाइक चाहिए, बाइक हो गई तो कार चाहिए, कार हो गई तो सबसे अच्छी वाली कार चाहिए, सबसे अच्छी वाली कार हो गई तो फिर उसको फ्लाइट में सफर करना है, फ्लाइट में भी सफर कर लिया, अब उसको प्राइवेट जेट खरीदना है। तो इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। तो अगर इच्छाओं की सीमा नहीं है तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाते जाएंगे, आपकी कंपनी बढ़ती जाएगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा। और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा तो आपको डायरेक्टिंग कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी, लोगों को कंटिन्यूअसली बताना पड़ेगा कि आपको कैसे काम करना है। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, अब नीचे जो सबऑर्डिनेट है ना, वो सुपीरियर को नहीं बताएगा कि क्या काम सुपीरियर तुम्हें करना है। भैया सुपीरियर बताएगा जो नीचे सबऑर्डिनेट है उसको, ठीक है। सबऑर्डिनेट सुपीरियर को नहीं बताएगा, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को डायरेक्टिंग नहीं करेगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्टिंग करेगा, समझ रहे हैं। तो भैया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप पे कौन है सुपीरियर, बॉटम में कौन है सबऑर्डिनेट, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इट इनिशिएट्स एक्शन। बता दिया मैंने आपको कि भाई अगर डायरेक्टिंग आप अच्छे से करेंगे तो लोग एक्शन भी अच्छे से कर पाएंगे, है ना। बताया ना, रोल कैमरा एक्शन। फिर आते हैं इट इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स। भैया एम्प्लॉय के एफर्ट्स को टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ वो इंटीग्रेट करेगा, कौन, डायरेक्टिंग। क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर देयर, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, और लाखों में भी हो सकते हैं। जैसे टाटा, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, यहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है, 14-14 लाख, 12-12 लाख। रेलवे में 14 लाख के अप्रोक्सीमेटली वहां पे एम्प्लॉयज हैं। तो हर एम्प्लॉय का मेन रोल क्या है रेलवेज में, कि भैया आपका सफर जो है वो सुगम बनाए, खुशहाल बनाए, ठीक है, सेफ जर्नी एंड हैप्पी जर्नी बनाए, यही रेलवे का मोटो होना चाहिए। तो वही उसी मोटो पे सारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब सुगम कैसे होगी, खुशहाल कैसे होगी, ट्रेन टाइम से आए, टाइम से जाए, है ना, साफ सुथरी हो, एंड कोई भी रेल एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, हर चीज जो है प्यारे तरीके से चलती रहे रेलवे में। तो हर एम्प्लॉय का वहां पे यही रोल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आप डायरेक्टिंग करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में चाहे जितने भी एम्प्लॉय हो वो अपना काम पूरी दिल्लगी से करेंगे, वो अपना काम पूरी वफादारी से करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे। तो भैया आपका जाके एम्प्लॉय एफर्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। कहां इंटीग्रेट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की तरफ। मतलब सब लोग लाइन बना के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के पीछे लग जाएंगे। इट इज अ मीन्स फॉर मोटिवेशन। और भैया क्या स्टाफिंग में मोटिवेशन होती है, नहीं। क्या प्लानिंग में मोटिवेशन होती है, नहीं। क्या कंट्रोलिंग में मोटिवेशन होती है, नहीं। क्या ऑर्गेनाइजिंग में मोटिवेशन होती है, नहीं। मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलती है, वो है डायरेक्टिंग में। तो भैया मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन तो आप जानते होंगे, मोटिवेशन हमारे लिए एक, आप समझ लो कि
रिमोट की तरह काम करता है। अगर हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं काम करने में लैग कर जाएंगे, ठीक है। और मोटिवेशन आप कहीं से भी ले सकते हो। कुछ लोग मोटिवेशन अपनी कंडीशन से लेते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप मोटिवेशन कहीं से भी ले सकते हो। जैसे मैंने मोटिवेशन लिया खुद से, मैं एक तो मैंने खुद से लिया, और कहीं ना कहीं जो मेरे गुरु थे, जो मेरे टीचर थे, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि हाँ भाई हर्ष तुम्हें ये काम करना है, तो मैं उस तरीके से मोटिवेशन लेता था। आप भी कहीं ना कहीं से मोटिवेशन लेते रहे। कई बार कंडीशन से भी मोटिवेशन आता है कि यार मेरी कंडीशन बड़ी खस्ता हालत में है, तो मुझे अपनी इस कंडीशन को बेहतर बनाना है, मुझे अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना है, मुझे अपने पेरेंट्स की लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना है ना, तो यहां से भी कई बार मोटिवेशन आता है। अब बस इतनी सी बात है कि आप मोटिवेशन बह रहा है, ठीक है, मोटिवेशन एक नदी है, चल रही है, आप पकड़ लो जहां से पकड़ पाओ, ठीक है। और आपका जो नदी का स्रोत है वो भी आपका चुना हुआ होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपको किसी और से मोटिवेशन मिले, और हो सकता है आपको इनर मोटिवेशन मिले। अगर इनर मोटिवेशन मिलता है तो उसको मोटिवेशन नहीं, उसको कॉन्फिडेंस का नाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि मोटिवेशन क्या है कि चाबी भरी, ठीक है, और अपना काम हुआ, और फिर चाबी मतलब खिलौने ने खेल दिखाया, और फिर चाबी डाउन हो गई तो खिलौना बंद, ठीक है। तो लेकिन कॉन्फिडेंस एक बार आप अगर जगा लेंगे तो वो चाबी आपकी ऑलवेज भरी रहेगी। तो भैया मोटिवेशन कहां आती है? डायरेक्टिंग में आती है। चौथा पॉइंट, इट फैसिलिटेट इंप्लीमेंटिंग चेंजेस, ठीक है भैया। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज बहुत जरूरी है, अगर आपका इन्वायरमेंट एवर चेंजिंग है, डायनेमिक है, और अगर आपको अपने अंदर चेंज, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लाना है, तो आपको डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर चेंज करना है तो एम्प्लॉय को समझाना पड़ेगा कि ये चेंज क्यों जरूरी है, क्योंकि लोग बदलाव से डरते हैं, ठीक है भाई। एक तो ये भी सच्चाई है कि बदलाव ही संसार मतलब परिवर्तन ही या बदलाव ही संसार में संसार का नियम है। और एक तरफ लोग जो है बदलाव से डरते हैं, क्योंकि बदलाव क्या लाता है? चैलेंजेस लाता है, ठीक है। कुछ अगर आप अलग कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, कोई बदलाव ला रहे हैं, कोई परिवर्तन आ रहा है आपके वर्क एनवायरनमेंट में, तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो भैया इसलिए लोग चेंजेस से डरते हैं, और डायरेक्टिंग ही वो टूल है जिससे आप चेंज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। पॉइंट बात समझ में आ रही सब सारे बच्चों को? पांचवा पॉइंट क्या है? इट क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। भैया ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना रहता है। क्यों? क्योंकि भैया डायरेक्टिंग सबको मिलती रहती है, डायरेक्शन सबके लिए जरूरी है, सबको मिलती रहती है। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ लें। 8 पॉइंट है, 8 के 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एक बार समझ में आ गया कंसेप्ट, फिर कोई भी क्वेश्चन आए आपसे गलत नहीं होगा। सबसे पहला प्रिंसिपल है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। देखिए बच्चों, डायरेक्टिंग ये कहता है कि हर इंडिविजुअल को, है ना, अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। समझ रहे हैं? हर इंडिविजुअल को अपना मैक्सिमम एफर्ट देना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पूरा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर एक भी इंसान थोड़ा आलस जो है दिखाएगा तो वहां पे दिक्कत का सामना करना पढ़ सकता है। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अच्छा, हर एम्प्लॉय के अपने अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, अपने अपने हित हो सकते हैं, लेकिन हर एम्प्लॉय का अगर ऑब्जेक्टिव एक ही हो, ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जरूर आगे बढ़ेगी, ठीक है। जैसे हम सभी टीचर्स अड्डा 24/7 पे हैं, हम सबके इंटरेस्ट अपने अपने हो सकते हैं, हम सब हो सकता है अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हो, हम सब हो सकता है अलग अलग चैनल पे पढ़ाते हो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है भैया, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। हमारा स्टूडेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, और हमें कुछ भी करके बच्चों का पेपर क्रैक करवाना है, दैट्स इट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सेम है, इसलिए हम सब एक ही तरह में, एक ही लय में आगे बढ़ रहे हैं। तो यह है आपका हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब हम लोग का ऑब्जेक्टिव अलग अलग नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हमारा इंटरेस्ट अलग अलग हो, हमारे तरीके अलग अलग हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका एक, ठीक है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? जरा एक बार रिपीट कर देता हूं, याद दिला देता हूं, तब आपको बताता हूं कि यहां पे डायरेक्टिंग में कैसे ये लग रहा है। भैया ये कहता है यूनिटी ऑफ कमांड कि एक सुपीरियर है, ठीक है, और सबऑर्डिनेट भी आपके एक है। मतलब सबऑर्डिनेट जो है वो ऑर्डर लेगा सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर से, अलग अलग सुपीरियर से ऑर्डर नहीं लेगा। अगर अलग अलग सुपीरियर से ऑर्डर लेगा तो क्या हो जाएगा? तो खिचड़ी पक जाएगी। ये भी बना के दिखा देता हूं आपको, 2 सुपीरियर और 3 सबऑर्डिनेट। अब यहां पे क्या हो गया बच्चों? यहां पे खिचड़ी पक गई कि कौन किसको ऑर्डर देगा। ये देखिए, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जबकि ये डायग्राम आपको थोड़ा सिंपल नजर आ रहा होगा। तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। और डायरेक्टिंग में यूनिटी ऑफ कमांड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रिंसिपल ये कहता है कि यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होना चाहिए, मतलब डायरेक्टिंग देने वाला कौन हो? एक हो। और आप अगर डायरेक्शन ले रहे हैं तो किससे लेंगे? किसी एक व्यक्ति से लेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में आप नहीं भागेंगे।
प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। भैया जो भी हम डायरेक्शन के टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर हम लीडर की तरह उभर के आ रहे हैं तो लीडरशिप वाली टेक्निक हमारी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, है ना। अब लीडर जैसे होता है ना, ऑटोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर, लेजिस्लेटिव लीडर, वो हमको टेक्निक चुननी पड़ेगी। फिर आते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा डायरेक्शन का टेक्निक। एप्रोप्रिएटनेस मतलब कि हमारा जो भी टेक्निक है वो हमें एप्रोप्रिएटली उसको तय करना है और एप्रोप्रिएटली उसको फॉलो करना है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हो गया आपका डायरेक्शन का टेक्निक, ठीक है। आपका टेक्निक बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड के हिसाब से। आप जैसी डिमांड हो डायरेक्टिंग की वैसे ही आप सप्लाई करें। अगर किसी को मोटिवेशन की डिमांड है तो मोटिवेट करें, अगर किसी को बात आपकी किसी को कुछ कहना है आपको, तो आप सुनने वाले बने, लिसनर बने। अगर किसी को सुनना है तो आप बोलने वाले बने। तो टेक्निक आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसी डिमांड हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन, भैया बहुत जरूरी है। मैनेजर जो है कम्युनिकेट करते रहे, बातचीत करते रहे। कहीं इंप्लॉय को ऐसा ना लग जाए कि हमारे सर पे कोई है ही नहीं देखने वाला, हम तो यहां आए हैं पार्क में घूमेंगे और यहां से चले जाएंगे। अगर लोग आपको देखते रहेंगे, लोग आपसे कम्युनिकेट करते रहेंगे मैनेजर्स, तो आपको भी अंदर से फील आएगी कि हाँ मेरा मैनेजर इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं पीछे क्यों रहूं। अगला पॉइंट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक बात और, अब आता है तुम्हारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब औपचारिक, ठीक है। औपचारिक मतलब जहां पे आप फॉर्मली लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि आपने स्कूल में लेटर लिखा होगा तो लिखते होंगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, ठीक है, रिस्पेक्टेड, और या हिंदी में बोले तो भाई प्रधानाचार्य, ठीक है, या प्रधानाचार्या, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो भैया इनफॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ये मतलब है। और अगर आप इनफॉर्मल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रिय दादाजी, या प्रिय छोटे भाई, या प्रिय पिताजी, ठीक है। तो अनौपचारिक में आप प्रिय लगा सकते हैं, डियर लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में आप डियर नहीं लगा सकते हैं। फॉर्मल में आपको क्या लिखना पड़ेगा? रिस्पेक्टेड वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो भैया आपको यह देखना पड़ेगा डायरेक्टिंग में कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो उसका, उस हथियार का इस्तेमाल सही जगह हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि उस हथियार का, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो हथियार है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही खतरनाक बन जाए। इनफॉर्मल मतलब कि लोग आपस में बातचीत करें लेकिन इतनी भी ना करें कि वो चर्चा में बदल जाए, ठीक है। चाय पे चर्चा एक अलग बात है, लेकिन बातचीत करें, गॉसिपिंग ना करें। पता चला इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, यही एक काम हो रहा है, दिन भर पंचायत हो रही है और कोई काम नहीं हो रहा है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी खतरनाक हथियार है, तो उसका यूज आप जरा अच्छे से करें, बस इसकी बात ये प्रिंसिपल कहता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। भी आपका जो लीडरशिप स्टाइल है ना, आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपको लीडर की तरह उभर के आना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा भाई, जैसे मेरा जो मानना है, मेरी जो अपना पर्सनल एक लीडर को देखने का वो है, तो मुझे नरेंद्र मोदी काफी अच्छे लीडर लगते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी काफी अच्छे कम्युनिकेटर भी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी काफी अच्छे मोटिवेटर भी हैं। आप देखें कि जब कोविड-19 का समय था तो वो आए, ठीक है, और एक लीडर की तरह वो उभरे। वैसे तो वो लीडर हैं, वो पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन एक भावनात्मक बात भी उन्होंने की कि हाँ भाई अब आपको आज भाई जो है थाली बजानी है। तो थाली बजाने का बहुत लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन थाली बजाने का असली मोटिव ये था कि भाई हम कहीं ना कहीं शोर शराबा, मतलब आप समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। एंजॉय मतलब हम इस मुश्किल की घड़ी से भी मतलब डंके की चोट पे लड़ रहे हैं। तो उनका ये मतलब था, कहने का मतलब अच्छा लोगों ने किया भी, तो मतलब मोटिवेशन भी कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं अपनी देश की जनता से। कई बार रात में आके उन्होंने ऑल लाइव चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे और डीडी नेशनल वगैरह पे बोला है, ठीक है। तो कम्युनिकेटर भी अच्छे हैं। ऑल इंडिया रेडियो पे वो मन की बात भी कर लेते हैं। तो कम्युनिकेटर कहीं ना कहीं अच्छे हैं और लीडर तो अच्छे हैं। तो ये हो गया। तो आपको लीडरशिप जो टूल है आपके पास वो आपको भूलना नहीं है। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू, ठीक है। बार बार जो आपने ऑर्डर दिया था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, आपको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। देखिए आपने ऑर्डर दिया, आप ऑर्डर देके भूल गए, वहां पे सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। जैसे कि आपकी स्कूल की टीचर आपको होमवर्क देती थी और अगर अगले दिन होमवर्क चेक नहीं किया तो आपके मन में भी आ जाता होगा, अरे यार ये तो टीचर होमवर्क देती है तो चेक ही नहीं करती है, तो क्या फायदा होमवर्क करने का। अगर वही टीचर आपको बार बार होमवर्क चेक करती रहे और आपको खरी खोटी सुनाती रहे तो आप भी अगले दिन से राइट टाइम हो जाते थे, आप भी होमवर्क करने लगते थे। तो फॉलो अप की यही पावर है, ठीक है। कुछ टीचर फॉलो अप अच्छा कर लेते हैं, कुछ टीचर फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, वो उनका सिलेबस खत्म करने में लगे रहते हैं। तो फॉलो अप नहीं करते हैं तो वहां पे समस्या आ जाती है कि बच्चे भैया होमवर्क क्यों करें जब टीचर चेक ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। दीज आर द 8 प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। भाई फटाफट से अपनी नेक्स्ट उस पे आते हैं स्लाइड पे, जो कि ये एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। द फर्स्ट वन इज सुपरविजन, जहां पे आप लोगों को सुपरवाइज करते हो, लोगों को मॉनिटर करते हो कि उनका रूटीन वर्क
कि मैं क्या प्रोग्रेस है, जो वो रूटीन वर्क कर रहे हैं, जो वो डेली लाइफ में अपना काम कर रहे हैं, उसमें क्या प्रोग्रेस आई है, एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। फिर आता है बच्चों कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर क्या आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि भैया आप अपने फैक्ट को, अपने आइडिया को, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को आप अगर किसी और से बता रहे हो, शेयर कर रहे हो, उसकी बात सुन रहे हो, लिसन भी कर रहे हो, स्पीक भी कर रहे हो, ठीक है, मतलब सुन भी रहे हो और बोल भी रहे हो, दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बातचीत किए बिना तो काम नहीं ही होगा। ठीक है, और एक बात और यहां पे लिखा भी हुआ है, एंड मेक हिम अंडरस्टैंड दम। भैया आप लोगों को समझने का प्रयास भी कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को बिना समझे ही ऑर्डर दिए जा रहे हो। आपको देखना पड़ेगा कौन किस बैकग्राउंड से आता है, कौन कौन सी भाषा बोलता है, ठीक है, उस तरीके से आपको उनसे काम लेना पड़ेगा। फिर आते हैं बच्चों लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस अदर्स इन अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर्स wants them to do। इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए कि जो लीडर चाहता है वही काम हो। समझ रहे हैं, इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए कि जो लीडर चाहता है वही काम हो। जैसे क्रिकेट टीम है, अब लीडर चाहता है, कैप्टन कौन है, लीडर है, कैप्टन चाहता है कि पहले बल्लेबाजी ये फला प्लेयर करेगा तो उसी प्लेयर को करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं, भैया लीडर ही बताएगा कि क्या करने का है आगे। ठीक है, फिर आता है बच्चों मोटिवेशन। भैया मोटिवेशन आप सबको पता है, मोटिवेशन का मतलब यही है कि भैया आपको किसी तरीके से ऐसा इन्फ्लुएंस कर देना है, लोगों को ऐसा एक्साइट कर देना है कि लोग बिल्कुल जुट जाएं अपना काम करने में, बिल्कुल इधर उधर ना देखें। जैसे अर्जुन को एक चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती थी, वैसे ही लोगों को अपना ऑब्जेक्टिव दिखाई देना पड़ जाए, अपना गोल दिखने लगे। दिखता सबको है, बीच बीच में थोड़ा धुंधला हो जाता है। मोटिवेशन ऐसा क्या कर देता है कि भैया बिल्कुल साफ दिखता रहे कि मुझे चिड़िया की आंख ही चाहिए। दैट इज मोटिवेशन। मतलब कि इट रिफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट्स पीपल, विच इन्फ्लुएंस पीपल, है ना, कि भैया आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ भाई, अगला क्या है, सुपरविजन। सुपरविजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुपरविजन बच्चों दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका सुपर और एक है आपका विजन। सुपर मतलब बेस्ट, ठीक है, सुपरमैन वाला सुपर नहीं, ठीक है, अब सुपरमैन भी कहते हैं बेस्ट मैन, ठीक है, तो सुपर मतलब बेस्ट और विजन मतलब व्यू, मतलब बेस्ट व्यू। आपको क्या करना है, आपको एकदम एकदम आपको जैसे वो देखते हैं आप क्या कहते हैं, चील, गिद्ध, आपको गिद्ध की तरह सब पे नजर रखनी है, अपने सारे एम्प्लॉयज पे नजर रखनी है, सुपरवाइजिंग करते रहना है कि भैया कौन आदमी कैसा काम कर रहा है, रूटीन वर्क सबका प्रॉपरली चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है, इन्हीं को क्यों आ रही है, सबको क्यों नहीं आ रही है। तो ये सब चीजें आप देखते रहेंगे, दैट इज सुपरविजन। ठीक है भैया, सुपरविजन एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, हर जगह होती है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। फीचर्स बता रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं कि भैया सुपरविजन एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। यहां पे हाँ, सुपरविजन में एक बात और, फेस टू फेस कांटेक्ट हो पाता है, ठीक है ना, फेस टू फेस आपको मिलकर ही सुपरवाइज कर पाएंगे। आप कहीं और बैठे हैं, वहां से फोन मिला के तो सुपरवाइज कर नहीं पाएंगे, आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा, थोड़ा अपने ऑर्गेनाइजेशन में चलना पड़ेगा, तभी जाके आप सुपरवाइज कर पाएंगे। इंश्योर्स रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, सुपरवाइजर का एक और काम है कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, हमें देखना है कि भैया रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव हो रही है या नहीं। अगर हम कहते हैं कि मुझे आज एक दिन में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो, ठीक है, ये कौन इंश्योर करेगा, ये इंश्योर करेगा सुपरवाइजर, जो सुपरविजन कर रहा होगा। अगर प्रोड्यूस नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इस बात का जवाबदेही भी किसका है, सुपरवाइजर का ही है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज में आता है पैसा, मशीनरी, एसेट्स, उन सबका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके बच्चों। समझ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और एक बात, सुपरविजन लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए और वर्कर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताइए, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को तो सुपरविजन नहीं करोगे ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट को तो सुपरविजन नहीं कर पाओगे, आपको किसको सुपरवाइज करना पड़ेगा, वर्कर्स को और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है भाई, अब देखिए सुपरवाइजर का क्या रोल होता है, एज अ की मैन। की मैन मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह उसका रोल होता है। एज अ मीडिएटर, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में मीडिएटर का काम करता है। एज अ ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट, और क्योंकि इसको सबसे रिलेशन बना के रखना होता है, सबसे काम निकलवाते रहना है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करवाते रहना है, इस वजह से इसको ह्यूमन रिलेशन का स्पेशलिस्ट भी एक ऑर्गेनाइजेशन में माना जाता है। ठीक है ना,
अच्छा, क्या क्या फंक्शन होते हैं सुपरवाइजर के? फैसिलिटेट कंट्रोल, कंट्रोल मतलब सब पे कंट्रोल करके चलना, ठीक है, कंट्रोल उदय कंट्रोल, ठीक है, तो फैसिलिटेट करना कंट्रोल को, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, भैया रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता रहे, कौन देखेगा? सुपरवाइजर देखेगा। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, सब लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, कोई कुछ आवाज नहीं करेगा, कोई कुछ इधर उधर अपना टाइम नहीं बिताएगा, कोई कुछ गॉसिपिंग नहीं करेगा और कोई भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं करेगा, डिसिप्लिन में हर आदमी रहेगा, जैसे आपके स्कूल में डिसिप्लिन फॉलो होता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसिप्लिन। फीडबैक, भैया वर्कर्स का क्या फीडबैक है? ये मिडिल लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट को कौन बताएगा? सुपरवाइजर बताएगा, बहुत बढ़िया। इंप्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते रहेगा, उसको लगेगा कि यार ऑनलाइन कम्युनिकेशन की जरूरत है तो ऑनलाइन करेगा, ईमेल भेजेगा, फैक्स करेगा, लेकिन कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेगा। रिटर्न कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, हर तरीके का कम्युनिकेशन, ठीक है। और फिर आता है इंप्रूव्स मोटिवेशन, भैया हमारे एम्प्लॉय मोटिवेट रहे, एम्प्लॉय को लग रहा है कि यार खाना जो है अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा खाना भी कैंटीन का अच्छा कर दे, मतलब हर वो चीज जो एम्प्लॉय को डीमोटिवेट कर सकती है उसको एलिमिनेट करने का है। अब एम्प्लॉय भैया हर तरीके से डीमोटिवेट हो सकता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में गर्मी में एसी ना चलती हो, तो ये इंश्योर करे सुपरवाइजर की ये बात टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा देगी, सर हमारे एम्प्लॉयज को बहुत गर्मी लगती है, एक आध दो जरा एसी लगवा देंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो हमारा एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड फील करेगा। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो कि मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब मैंने आपको बता दिया, लेकिन 3-4 वर्ड जरा बच्चों दिमाग में बैठा ले कि जब मोटिवेशन आपके पास आएगा एमसीक्यू तो 3-4 वर्ड्स आपको एमसीक्यू में कीवर्ड्स याद होने चाहिए। सबसे पहला है स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग मतलब होता है कि लोगों के ऊपर प्रभाव डालना, कुछ ऐसा कह देना कि लोग बिल्कुल एकदम आज ऐसा लगे कि भैया संदीप महेश्वरी की वीडियो देख ली तो आज तो मतलब मैं 24 में से 26 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा। कभी कभी ऐसा फील आता है ना कि एकदम हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, मतलब स्टिमुलेट करना है लोगों को, ठीक है। इंस्पायरिंग, लोगों को इंस्पायर करना है। कई बार मोटिवेशन किसी को देख के भी आती है कि भाई ये देखो है ना, ये इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। और आपके घर वाले हो सकता है किसी से आपको कंपेयर भी करते हो कि वो भैया को देखो है ना, वो भैया देखो आज लाइफ में मेहनत करते करते कहां पहुंच गए, तुम्हें उन्हीं भैया की तरह बनना है। मतलब कि वो भैया आपको क्या कर रहे हैं? इंस्पायर कर रहे हैं कि मुझे पर्टिकुलर उन भैया की तरह बन के दिखाना है। एंड इंड्यूसिंग मतलब होता है अपनी बातों में उलझा लेना, यह भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर आप मोटिवेटर हैं, अगर आप डायरेक्टिंग कर रहे हैं तो आपको लोगों को अपनी बातों में उलझाना आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर उलझाना इज अ निगेटिव वर्ड, लेकिन उलझाना इज अ निगेटिव वर्ड, लेकिन फिर भी यहां पे पॉजिटिव यूज करना है ना उलझाने का। आप समझ रहे हैं? बातों में उलझाने का मतलब ये नहीं कि उनसे कुछ गलत हरकत करवानी है, बातों में उलझाने का मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कुछ हो पड़ेगा, उलझाना पड़ेगा तो उलझाऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। गलत सेंस में मत लेके जाइए, बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में ये आपको समझना होगा, ठीक है। टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी, कि ये तीनों काम क्यों कर रहे हैं? स्टिमुलेट, इंस्पायर और इंड्यूस क्यों कर रहे हैं? ताकि इंप्लॉय जो है अपनी बेस्ट कैपेसिटी में काम कर सके, अपना 100% दे सके, ठीक है। अब यहां पे 3 तरीके की चीजें हैं। मोटिव मतलब ऑब्जेक्टिव। मोटिवेशन इज अ फीलिंग, मोटिवेट, मैं बड़ा मोटिवेशन ले रहा हूं, बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूं। और मोटिवेटर इज अ पर्सन, ठीक है। मोटिवेटर कौन होगा? इंसान होगा। मोटिव ऑब्जेक्टिव, मोटिवेशन इज अ फीलिंग एंड मोटिवेटर इज अ पर्सन। मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर, ठीक है। अब भैया पढ़ लेते हैं फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है बच्चों? एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से खेला जा रहा है। हम कभी किसी को देख के मोटिवेट हो सकते हैं और कभी किसी को देख के डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। कभी कभी बच्चों के अंदर यह भी आता है कि यार जब वो इंसान 12 घंटे पढ़ के पास ना हो पाया तो मैं 2 घंटे पढ़ के कैसे पास होऊंगा, ठीक है। पता चला वो 12 घंटे पढ़ने की एक्टिंग कर रहा था, फोन चला रहा था, 12 घंटे कुछ नहीं पढ़ रहा था, लेकिन आप उसको देख के तुरंत डिमोटिवेट हो गए कि हाय राम, जब वो 12 घंटे पढ़ के पास नहीं हो रहा है तो हम 2 घंटा पढ़ के कैसे पास हो जाएंगे, मेरा दिमाग तो वैसे ही कम काम करता है, ठीक है ना। तो भैया साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, ठीक है। सब कुछ दिमाग का खेल है। दिमाग, वो एक कहावत है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। भैया आपका विल पावर आपको हराता है और आपका विल पावर आपको जिताता है, ठीक है। जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते होंगे वो भी आप ही की तरह दाल रोटी ही खा के वहां पे गए होंगे, कुछ अलग नहीं खाते होंगे, कुछ सोना चांदी नहीं खा रहे हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए। क्यों? क्योंकि अच्छा भगवान ने उनको 2 ही हाथ पांव दिए जितने आपको दिए हैं, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए क्योंकि उनकी विल पावर स्ट्रांग थी, क्योंकि उनको कुछ कर दिखाने का जज्बा था। तो वो चीज है। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। भैया आपको क्या अचीव करना है? गोल। अब मोटिवेशन ये तो नहीं होगी ना कि यार आज जो है अपना पूरा टाइम वेस्ट करके दिखाऊंगा,
ठीक है, ये मोटिवेशन आ रही है। आज अपना पूरा टाइम वेस्ट करके दिखाऊंगा। कौन कहता है कि टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता है? अभी देखो करके दिखाऊंगा। आज 24 में से 23 घंटे वेस्ट करूंगा, ठीक है। 1 घंटे क्या करूंगा, 1 घंटे खाने में लगा दूंगा, ठीक है। बाकी 1 घंटा ये सोचूंगा कि खाऊंगा, और ये सोचूंगा कि टाइम वेस्ट कैसे करना है। बाकी 23 घंटे वेस्ट कर दूंगा। आज वेस्ट करके ही दिखाऊंगा। ऐसा तो नहीं करेंगे आप, ठीक है। ऐसा तो कोई मोटिवेशन नहीं होता है, ठीक है। तो भैया मोटिवेशन क्या होगा? गोल डायरेक्टिंग बिहेवियर, कि आपको कोई गोल अचीव करना है, ठीक है, उसके बारे में मोटिवेशन होगा। फर्जी की बातों में मोटिवेशन नहीं होगा। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। आपके स्कूल में आपकी टीचर कई बार आपको प्रेस कर देती होंगी, भैया इनके लिए ताली बजाओ, इनके पूरे 100 में से 100 नंबर आए हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आप देखो 100 में से 100 आए हैं, लेकिन अगर टीचर ने ताली बजवा दी और क्लास के बच्चों ने ताली बजा दी और आप खड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो आप मोटिवेटेड फील करोगे, पक्की बात है, फील करोगे, ठीक है। और अगर टीचर ने 2 थप्पड़ लगा के ये कहा कि अरे गधे पढ़ लिया कर, ठीक है, तो हो सकता है उससे भी आपको मोटिवेशन आ जाए। या थप्पड़ नहीं लगाया, सोचो कि पूरे भरी क्लास में, भरी सभा में आपका एकदम आपकी इज्जत जो है उतार ले, बिल्कुल आपको इतना सुना दे टीचर कि आप बिल्कुल वहीं पे पानी पानी हो जाए, ठीक है, तो फिर तब भी हो सकता है कि आप मोटिवेटेड फील करें। मतलब मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, मोटिवेशन निगेटिव भी हो सकती है, किसी तरह की मोटिवेशन हो सकती है। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। भैया मोटिवेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यार। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल है, लोगों को मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। लोग इतनी जल्दी मोटिवेट नहीं होते हैं। लोग सोचते हैं हटाओ यार, 2 दिन अभी काम करेंगे, तीसरे दिन ये फिर हड़का देंगे, ये इनका तो काम आके डांटना है। जब इनका मूड सही होता है मोटिवेट करते हैं, जब इनका मूड खराब होता है आके डांट जाते हैं। कैसे हैं ये? तो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, तो इसको समझना पड़ेगा कैसे मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेशन इज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर सिचुएशन के हिसाब से आपको मोटिवेशन आनी चाहिए और कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक दिन मोटिवेट किया, अगले दिन फिर खाली हम भी बैठ गए, खाली वो भी बैठा हुआ है। आपको रोज जाके उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। जरा देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन क्या है। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, सबसे पहले कोई ऐसी नीड आपके पास आएगी जो अनसेटिस्फाइड रह गई हो, कोई आपकी ऐसी जरूरत जिसको आप अभी तक सेटिस्फाई ना कर पाए हो, तो वो आएगी। फिर अब अगर हमारी कोई नीड है जो अनसेटिस्फाइड रह गई है, तो उससे क्या होगा? टेंशन होगी। अब जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं, अब आपको बच्चों मालूम है कि मेरी तैयारी जो है यार वो कैसी चल रही है, आपको पता है अंदर ही अंदर ये बात। आप दुनिया से झूठ बोलते रहे, लेकिन आपका मन ये जानता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको जितनी तैयारी करनी चाहिए क्या आप उतनी तैयारी कर पा रहे हैं, ठीक है। यह आपके मन को पता है, आपकी अंतरात्मा को पता है, आपके दिमाग को पता है। मगर आप दूसरों से छुपा ले जाते हैं, ठीक है। जब दूसरों से छुपा ले जाते हैं और अपने आप से झूठ नहीं बोल पाते हैं तो टेंशन होती है। अभी आपको नहीं हो रही है, लेकिन अगर हो रही है तो अच्छी बात है, टेंशन लीजिए। अभी आज टेंशन लेंगे तो कल टेंशन फ्री रहेंगे, तो टेंशन लें, ठीक है। थोड़ी बहुत टेंशन लें, ज्यादा टेंशन में भी, ज्यादा टेंशन लेके पढ़ाई ना हो पाए ऐसा करने को नहीं बोल रहा हूं कि इतनी टेंशन ले लो कि पढ़ाई ना कर पाओ। टेंशन लो, पॉजिटिव टेंशन लो, कि टेंशन लो तो पढ़ो, ठीक है, उस टेंशन का निवारण करो। जैसे इस मोटिवेशन की प्रोसेस में हुआ, तो टेंशन हुई, हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन से आया ड्राइव। ड्राइव मतलब मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि यार अब तो कुछ करके ही दिखाऊंगा, ठीक है, इस टेंशन से मेरे को बाहर निकलना है। ड्राइव हुई, अब मैंने ढूंढना शुरू किया कि भैया कहां से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, कैसे मैं इस काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूं, आसान तरीके से कर सकता हूं। फिर मैं अपने काम को कर लूंगा और मेरा नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, नीड मेरी सेटिस्फाइड हो जाएगी। और ऊपर जाके फिर रिडक्शन ऑफ टेंशन, मेरी टेंशन अब जो है रिड्यूस हो जाएगी। मेरा सीयूटी का पेपर क्रैक हो गया, मुझे एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो मेरा जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, अब दुनिया भर की टेंशन हो सकती है कि भैया आपको नए नए कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं, कॉलेज कैसा होगा, क्या पहन के जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कहां रहूंगा, वो टेंशन चलती रहेगी। लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने की जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो खत्म हो गई। तो ऐसे ही कहीं पे मैं देख रहा था, तो एक बच्चा कहता है कि यार आज मैंने सब पढ़ लिया, आज मैंने सब पढ़ लिया, ठीक है। कल का पेपर तो मैं मतलब आज उसका पेपर है सुबह 10 बजे और 9 बजे वो कह रहा है मैंने सब पढ़ लिया, है ना। क्या कहते हैं, मैंने अपना सारी तैयारी करके रख ली है, मैंने पेन रख लिया, मैंने बॉक्स रख लिया, पेंसिल रख ली, कंपास रख लिया और पता रबड़ रख लिया, ठीक है, पानी की बोतल, एडमिट कार्ड भी रख लिया। अब बस एक काम बचा है। तो दूसरा दोस्त पूछता है क्या, तो वो जवाब देता है अब पढ़ना बचा है, ठीक है। तो ऐसी भी तैयारी मत करो, तैयारी ऐसी करो कि भैया पढ़ भी लो, पहले पढ़ लो, पेंसिल रबड़ बाद में आता रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये वाली बात हो जाएगी, तो टेंशन आपका रिड्यूस हो जाएगा। आगे देखते हैं।
इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, भैया निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कौन चेंज करेगा? मोटिवेशन। परफॉर्मेंस लेवल को कौन बढ़ाएगा? मोटिवेशन। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कौन पूरा करवाएगा? मोटिवेशन। सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट कौन बनाएगा? मोटिवेशन। मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस, मैनेजर्स को चेंजेस को इंट्रोड्यूस कौन करवाएगा? मैनेजर्स से चेंजेस को इंट्रोड्यूस कौन करवाएगा? मोटिवेशन। एम्प्लॉय टर्नओवर को कम कौन कराएगा? मोटिवेशन। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा एम्प्लॉय छोड़ के जाने लगे, ज्यादा एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने लगे, वो कौन देखेगा? ठीक है, आपका मोटिवेशन देखेगा। अब आते हैं भैया अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि मोटिवेशन की काफी अच्छी थ्योरी है। देखिए मैस्लो ने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरी दी है, मोटिवेशन की भी एक बहुत अच्छी थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो नीड पूरी करनी है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। भैया फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है? फूड, वाटर एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, फूड, वाटर एंड शेल्टर एंड क्लोथ, ये आपकी सबसे बेसिक नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है। ठीक है, साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल नीड्स हैं कि भाई सबसे पहले सर छुपाने के लिए एक छत हो, खाने के लिए 2 टाइम का खाना हो, 3 टाइम का खाना हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो और पीने के लिए अच्छा सा ड्रिंकिंग वाटर हो। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई। अब आती है सेफ्टी नीड। होम स्वीट होम, आपको एक बढ़िया सा घर चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, आपको जॉब से सेफ्टी चाहिए। आपको घर क्यों चाहिए? बारिश हो रही है, घर आपको बचाएगा। ठीक है, धूप बहुत तेज हो रही है, वो घर आपको बचाएगा। थक के आए, काम करके आए, वो घर आपके लिए बैठा हुआ है। तो दैट इज सेफ्टी नीड्स। फिर आता है लव एंड बिलोंगिंग नीड। भैया यहां पे क्या है? यहां पे आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। रिलेशनशिप कैसी? ठीक है भाई, रिलेशनशिप अपने फादर मदर से स्ट्रॉन्ग करनी है। फ्रेंडशिप आपको रखनी है 2-4 लोगों से, ताकि आप अपने मन की बात कह पाए, घूम पाए, फिर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो आपको लव एंड बिलोंगिंग भी चाहिए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में देखें तो आपके कलीग से आपको अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं होगा तो आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। भाई मेरे साथ अमन सर हैं, तो मेरी उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, समझ रहे हैं? अब मेरी उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बेहतर काम कर पाएंगे, बेहतर रिजल्ट्स आपको दे पाएंगे। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कि भाई बिलोंगिंग नीड्स। फिर आता है बच्चों एस्टीम नीड। अब लिखा हुआ ना, यू हैव एक्वायर्ड द स्किल, है ना, दैट लीड टू ऑनर एंड रिकॉग्निशन। मेरे अंदर कोई ऐसी स्किल आ जाए जिससे मुझे और ज्यादा इज्जत मिले, और ज्यादा सम्मान मिले। तो सम्मान की जो भूख होती है दैट इज एस्टीम नीड, सम्मान की भूख। यार मेरे को पैसा नहीं चाहिए, यार मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? यार पैसा नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो बच्चे देखें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुझसे पढ़ें। तो ये क्या हो गया? ये एक टीचर का क्या है? ये एक टीचर की स्टीम नीड है कि यार ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुझे अगर देखेंगे तो वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। तो दैट इज, है ना, वो जब बच्चों को मुझसे कुछ सीखने को मिलेगा, जब मैं बच्चों को कुछ सिखा पाऊं, दैट इज योर स्टीम। ठीक है, दैट इज एनी टीचर्स स्टीम, दैट इज रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये एक हो गया आपका। फिर आता है भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है? ठीक है भाई, मैंने अब इस एग्जांपल से हटते हैं। मैंने छोटी मोटी पहाड़ियां तो चढ़ चुका हूं, मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, सबसे ऊपर चढ़ के दिखाना है, एक रिकॉर्ड बनाना है भाई। ठीक है, तो वो क्या आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि भैया आप छोटी छोटी चढ़ ले रहे हो, आपको क्या चढ़ना है? माउंट एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट की पीक पे जाके चिल्लाना है। ठीक है ना, कि भैया मेरा भारत महान, झंडा उंडा लगाना है और अपनी सेल्फी खींचनी है। दैट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो भाई दीज आर द 5 बेसिक नीड्स ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं जरा इंसेंटिव के बारे में। अभी मैंने आपको बताया ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन कैन बी देयर। जरा इंसेंटिव के बारे में समझ लेते हैं। देखो बच्चों, कई बार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को फाइनेंशियल इंसेंटिव के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव वो जिसको मेजर कर सकें पैसों में, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो जिसको पैसों में मेजर ना किया जाए, जिसके लिए भावनाएं जागृत हो जाएं। ठीक है, तो पैसों में किस किस चीज को मेजर कर सकते हैं भैया? पे एंड अलाउंस। ठीक है, देखो यहां पे लिखा भी हुआ, जरा डेफिनेशन पे भी अगर नजर मार ले तो क्या लिखा हुआ है? द रिवॉर्ड और इंसेंटिव विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसा रिवॉर्ड, ऐसा इंसेंटिव जिसको मनी में मेजर कर सके, वो फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। जैसे पे एंड अलाउंस, कोई पे, आपको कोई पैसा मिल रहा है, सैलरी, है ना, या कोई अलाउंस मिल रहा है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस। भैया मालिक ने हमसे कहा कि यार तुम किराए के मकान पे रहते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तुम एक अपना घर खरीद लो, मैं भी उसका कोई या तुम किराए के मकान पे रहो, कोई बात नहीं, अच्छा ले लो, मैं रेंट पे करूंगा, तुम यार बिल्कुल परेशान मत हो। दैट इज हाउस रेंट अलाउंस।
ठीक है यार, तुम पैदल पैदल आते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तुम कार से आया करो, कार अलाउंस दूंगा तुमको, दैट इज कार अलाउंस। यार तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखना है, तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो तुम्हें अगर कोई इंश्योरेंस करवा दूं मैं तो कैसा रहेगा, तो ये क्या हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, आप समझ रहे हैं बात को, तो पे एंड अलाउंसेस, मतलब आपको मैं बता रहा हूं कि हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, कार अलाउंस क्या होता है, ठीक है। इसको अच्छा हम लोग कहते हैं, टैक्स की भाषा में कहते हैं परक्विजिट्स, ठीक है। जब आप लोग टैक्स पढ़ोगे आगे बीकॉम ऑनर्स बीबीए में, वहां पे आप याद रख लो मेरी बात को कि वहां पे आपको परक्विजिट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग, भैया आपके मैनेजर ने कहा कि बहुत प्रॉफिट हुआ यार तुम्हारी वजह से, तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लाओ मैं तुमसे शेयर कर देता हूं, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। फिर आता है को पार्टनरशिप, यार तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉई हो, तुम्हारे अंदर जो गुण है वो मैनेजर बनने के हैं, आओ हमसे को पार्टनरशिप करोगे, समझ रहे, तो को पार्टनरशिप हो गया। अच्छा बोनस, बहुत मेहनत से काम करते हो, तुमको बोनस दे देते हैं यार, दिवाली बोनस, होली बोनस, ईद बोनस, न्यू ईयर बोनस, ठीक है। 6 महीने तुमको काम करते हो गया दिल लगी से, तुमको एक और बोनस, ठीक है, तो ये हो गया, है ना। कमीशन, तो यार आपने सुना ना पर्सनल सेलिंग, जो लोग आपके घर पे आते हैं पर्सनली सामान को बेचते हैं, आपका दरवाजा खटखटाते हैं एंड फिर बेचने की कोशिश करते हैं कोई सामान कि सर प्रेशर कुकर ले लीजिए, सर ये मिक्सी लाया हूं जरा एक बार नजर डाल लीजिए, अगर वो जितने यूनिट्स बेचेंगे तो उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा कमीशन। और फिर आता है सजेशन सिस्टम। अब आते हैं जरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में। ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव होते हैं विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको मनी के टर्म्स में कैलकुलेट ना किया जा सके, विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहला स्टेटस, पैसा तो नहीं दिया, स्टेटस बढ़ा दिया, स्टेटस समझ रहे हैं, आपकी पोजीशन बढ़ा दी विदाउट इंक्रीजिंग द पे, तो लोगों को लगता है अरे यार चलो ठीक है, पैसा तो आता जाता रहेगा, पैसा क्या है, हाथों की मैल है, स्टेटस बढ़ जाएगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा, तो कुछ लोग उसमें खुश भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है भैया ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, हमारे यहां हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। क्लाइमेट मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, या मौसम सुहाना है, क्लाइमेट मतलब ये बच्चों कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग बड़ी खुशी से काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा वर्क इन्वायरमेंट है, कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहा, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा, ठीक है, और सब लोगों का एक ही काम है अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ठीक। करियर एडवांसमेंट, मैं तुम्हारे करियर पे फोकस कर रहा हूं, सैलरी पे फोकस मत नहीं कर रहा हूं, मैं करियर पे फोकस कर रहा हूं, तुम्हारा करियर ग्रो करवा पाऊं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अगर मैनेजर ऐसा कहेगा दैट कम्स अंडर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। जॉब एनरिचमेंट है ना, जॉब एनरिचमेंट मतलब कि आपकी जॉब में 2-3 और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जोड़ देना, 2-3 सबऑर्डिनेट्स को आपके पीछे पीछे लगा देना, तो दैट इज जॉब एनरिचमेंट। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, भाई आपकी कोई मीटिंग हो रही है, मीटिंग में बताया गया कि यार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सब लोग आपके लिए तारीफ कर रहे हैं, सब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, सब लोग आपको अप्रेज कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, कि भाई मेहनती एम्प्लॉय को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, या अपने एम्प्लॉय को कोई रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है, कि भैया ये है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। फिर आते हैं बच्चों जॉब सिक्योरिटी, आपको जॉब सिक्योरिटी दी जाए कि यार मैं आप कभी भी तुमको यहां से नहीं निकालूंगा। जैसे आपने देखा ना चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग आजीवन वहां के प्रेसिडेंट रह सकते हैं, ऐसी लिबर्टी उनको दे दी गई है। अभी वो तीसरी बार चाइना के प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं, मतलब 15 साल उनको हो जाएगा चाइना पे राज करते करते, और वो आजीवन, ठीक है। इससे पता लगता है कि चाइना इज नॉट अ फुली डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे हमारे यहां तो 5 साल बाद बदल जाएंगे, 5 साल बाद आपको चुनाव होगा, वहां पे क्या है कि जीते कोई भी, बनेगा प्रेसिडेंट कौन, शी जिनपिंग, मतलब सरकार की मेन बागडोर किसके हाथ में होगी, शी जिनपिंग के हाथ में होगी। वहां के लोगों ने भी शायद उनको वोट दिया है, कुछ उनका इंटरनल मैटर होगा, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी शी जिनपिंग से ज्यादा किसी की नहीं है, समझ रहे हैं भैया। चाइना का प्रेसिडेंट तुम जिंदगी भर रहोगे, इससे बड़ी जॉब सिक्योरिटी क्या लोगे। खैर जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय जरा हमारी बातों में पार्टिसिपेट करता रहे, होली फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल, दशहरा फेस्टिवल, न्यू ईयर, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो भैया पार्टिसिपेट करे, समझ लो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अकेले जाके कोने में बैठा रहे और दिन भर अपना काम करता रहे, तब फिर रोबोट और इंसान में फर्क ही क्या रह जाएगा। ऑटोनॉमी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, और कैसे ना कैसे एम्प्लॉय को थोड़ा फील कराएं कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है, वो एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी जरूरत एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन की है उतनी जरूरत ऑर्गेनाइजेशन को भी एम्प्लॉय की है। दैट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर यू। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं जो कि है लीडरशिप।
भैया लीडरशिप का मैंने आपको मतलब बता दिया। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। पहले से बताए हुए गोल को अचीव करने के तरफ अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हो, अपनी बातों से प्रभावित करते हो, बरगला भी देते हो, तो दैट इज लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप के क्या फीचर्स हैं कि भैया इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। आपकी क्या एबिलिटी है? आपने देखा होगा कि अगर आपका 10-12 दोस्तों का ग्रुप है तो एक दोस्त उसमें से ग्रुप लीडर बन जाता होगा, अपने आप बन जाता होगा। उस बंदे ने अगर कह दिया ठीक है कि घूमने चलना है तो घूमने जाना ही है, क्योंकि ग्रुप लीडर ने हमारे कह दिया है। तो लीडरशिप क्या बताता है कि आप किसी को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में चेंज कौन लाता है? लीडरशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बेहतर कौन करता है? लीडरशिप। कॉमन गोल को अचीव कौन करवाता है? लीडरशिप। कंटिन्यूअस प्रोसेस है लीडरशिप। ये सारे लीडरशिप के आ गए फीचर्स। अब जो इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। आपके सामने यहां पे चार्ट भी बना हुआ है एंड लिखा भी हुआ है, आप देख लो। अगर कोई ऐसा लीडर है जो लीडर ही बता रहा है कि क्या करना है, सबॉर्डिनेट से नहीं पूछ रहा है, फॉलोअर, लीडर एंड फॉलोअर, यहां पे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट वर्ड को यूज नहीं करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? लीडर एंड फॉलोअर। ठीक है, लीडर एक होता है, उसके फॉलोअर कई होते हैं। तो जहां पे बच्चों लीडर किसी की ना सुने, सिर्फ अपनी बोलता रहे, है ना, चारों ओर सिर्फ अपनी चराए, दैट इज अथॉरिटेटिव एंड उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक ऑल्सो नोन एज अथॉरिटेटिव लीडरशिप, जो अपनी अथॉरिटी का पूरा इस्तेमाल करे। ऐसे एक लीडर का एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे कि हमारे एडोल्फ हिटलर। आपने नाम जरूर सुना होगा हिटलर का, ठीक है, जो कि हिटलर एक तानाशाह थे, है ना। और आजकल एक और नॉर्थ कोरिया में एक और तानाशाह है, ठीक है, जो कि है किम जोंग यून। ठीक है, वो बंदा अपने मन की चलाया करता है, लोगों को वहां नॉर्थ कोरिया में अपने मन का हेयर स्टाइल रखने की आजादी नहीं दे रहा है, घूमने फिरने की आजादी नहीं दे रहा है, अलग ही सिस्टम नॉर्थ कोरिया का चला रहा है। तो वो हिटलर की तरह आ रहा है, बिल्कुल तानाशाह, मतलब अथॉरिटेटिव, बिल्कुल अथॉरिटेटिव है, किसी की भी नहीं सुनता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। अब ऐसा लीडर जो अथॉरिटेटिव का जस्ट अपोजिट हो, जो सबकी बात सुनता हो, जो सबकी बात सुनता हो, सभी से सजेशन लेता हो, सभी से इनिशिएटिव लेने के लिए कहता हो। ये देखो, ऐसा लीडर जो सबकी बात सुन रहा है और लोग भी उससे आपस में बात कर पा रहे हैं, दैट लीडर इज नोन एज डेमोक्रेटिक लीडर और पार्टिसिपेटिव लीडर। बच्चों, आपको डेमोक्रेटिक का मतलब भी पता होगा कि भाई डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, जहां पे पूरा तंत्र किसके हाथ में हो? पूरा तंत्र हो आपकी जनता के हाथ में। तो सबऑर्डिनेट फॉलोअर जैसा कहेंगे, लीडर वैसा ही काम करेगा और लीडर सबकी बात सुनेगा। ये आते हैं फ्री रेन और लेजिस्लेयर। जैसे कि बारिश होती है तो किसी भी ओर होती है, ठीक है, तो भैया बारिश जैसी हो रही है, फ्री रेन। ठीक है, ये जो लीडर होता है ये अपने हाल पे छोड़ देता है, जाओ जो मर्जी आए करो। ठीक है, ना हम तुमको अथॉरिटेटिव फील करवा रहे हैं, ना हम तुमसे कोई सेशन मांग रहे हैं, ना हम तुमसे डेमोक्रेटिक फील करवा रहे हैं, जाओ। ठीक है, जो मनाए करो। जैसे वो देखा ना आपने, भेड़ को चराने वाला, ठीक है, भेड़ों को छोड़ देता है, जाओ चरो, और चर के शाम को 4 बजे तक वापस आ जाना, शाम तक वापस आ जाना, दिन ढलने से पहले। तो भैया जब लीडर ऐसा कोई हरकत कर दे कि फॉलोवर को अपने हाल पे छोड़ दे, जाओ जो मर्जी तुम लोग करो, जब हो जाए काम तो आके हमको बता देना, दैट इज फ्री रेन और लेजिस्लेयर लीडरशिप। आप देख रहे होंगे यहां पे लीडर ने इसको थोड़ा बहुत बता दिया, इसको थोड़ा बहुत बता दिया, और ये दोनों देखो अलग खड़े हुए हैं। ठीक है, दैट इज फ्री रेन लीडरशिप। चलो ठीक है ना, ठीक है, यहां पे उसको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि फ्री रेन का क्या मतलब होता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। भैया एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए, हमारा नेता कैसा हो। ठीक है, तो फिर बोलते ना भाई इसके जैसा हो, उसके जैसा हो, जैसा भी। ठीक है, तो हमारा नेता कैसा हो, ठीक है, वाला जो आपने नारा सुना है वैसे ही है। तो नेता कैसा हो, ठीक है, नेता ऐसा हो, ऐसा। भैया देख लो, आपका नेता कैसा हो, ऐसा, समझ रहे हो, जिसकी फिजिकल क्वालिटीज अच्छी हो, जो थोड़ा बिल्टअप हो, जो थोड़ा बातचीत करे तो एक रुबाब आए बात करने में। ठीक है, तो वो ऐसा हो हमारा लीडर। ठीक, नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड स्कॉलरशिप, जिसके अंदर नॉलेज हो, विजडम हो, वाइज हो, जो होशियार हो, तेज तर्रार हो। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को लीडर बना दिया जो बिल्कुल कुछ नहीं आता ना कुछ जाता है। ठीक है, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए अपने काम के प्रति, अपने लोगों के प्रति और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ठीक है, वफादारी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए एंड ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस बंदे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है,
ठीक है, कि वो अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करे एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे। ये नहीं कि वो अपना खुद ही परेशान है, यार ये काम करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया उसको खुद ही कंफ्यूज है, वो तो फॉलोवर को क्या बताएगा क्या करना है। तो भैया सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। इनिशिएटिव, नए नए इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन में लाता रहे। कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, बातचीत कर पाए लोगों से। ये नहीं कि भैया बातचीत करने में ही डर लग रहा है, ठीक है, बात ही नहीं करने जा रहा है आगे, तो लीडर किस काम का। ठीक है, फिर आता है डिसीजननेस, जो बंदा डिसीजन ले सके, तुरंत डिसीजन लेने की जरूरत है, तुरंत डिसीजन लिया। ठीक है, फटाक से जो है डिसीजन लिया। अब जैसे एक और क्वालिटी नरेंद्र मोदी जी की मैं आपको बताता हूं, जो उनको गुड लीडर बनाती है मेरे हिसाब से, वो है डिसीजन लेने की क्षमता। आप देखें कि भाई उन्होंने देखा कोविड-19 का समय आ रहा है, उन्होंने तुरंत इस देश में लॉकडाउन लगाया। बहुत लोगों ने लॉकडाउन का विरोध भी किया, लेकिन आप जानते हैं कि अगर लॉकडाउन ना लगता तो बहुत हालत खराब हो सकती थी देश की। लॉकडाउन लगा, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हुआ। हां, मैं मानता हूं कि लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन वो तकलीफ बीमार होने की तकलीफ से बहुत कम थी। ठीक है, लोग तकलीफ में जरूर आए, ठीक है, लेकिन अगर पूरे इंडिया में वो फैल जाता कोरोना वायरस, और फैला, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं फैला, लेकिन और लॉकडाउन ना लगा होता तो और हार्म करता, और ज्यादा बड़े स्तर पे फैलता। ठीक है, तो दैट इज डिसीजन लेने की क्षमता। फिर आते हैं बच्चों सोशल स्किल। ठीक है, और लीडरशिप एक सोशल स्किल है भाई, बातचीत करने की स्किल है। ठीक है ना, कि भैया बातचीत करने वाला इंसान हो तो बेहतर है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देख लेते हैं भैया। हमारा लास्ट टॉपिक आज का कम्युनिकेशन, लीडरशिप का लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या कहता है? एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यू, अपने विचारों का, अपने आइडियाज का एक्सचेंज आप करते रहेंगे, उनको ट्रांसमिट करते रहेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रोसीजर बहुत अच्छी सी है, बड़ा अच्छा सा है, चार्ट आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, इसको देख लें। सबसे पहला आता है सेंडर। ठीक है, सेंडर को बच्चों हिंदी में आई गेस उसको कहते हैं प्रेषक। प्रेषक मतलब सेंडर, जो मैसेज भेजता है, मैसेज कुछ इस तरीके से भेजता है, ये हो गया मैसेज। मैसेज का मतलब होता है हिंदी में बच्चों संदेश। ठीक है, मैसेज हो गया संदेश। फिर उसकी करते हैं मैसेज की इनकोडिंग, कि भैया हमको समझ में आए और जिसको भेज रहे हैं सिर्फ उसको समझ में आए, तो इनकोडिंग कर दिया। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर इनकोडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है, जितना आता था उतना बता दिया। ठीक है, कि भैया सेंडर को प्रेषक बोलते हैं, मैसेज को संदेश बोलते हैं। इनकोडिंग, इनकोडिंग के बाद आता है मीडिया। मीडिया का मतलब माध्यम, चलो इसकी भी आती है। तो मीडिया का मतलब हो गया आपका माध्यम, कि किस माध्यम से आप जो है अपना कम्युनिकेशन या संचार कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है डिकोडिंग। अब डिकोडिंग कर दी। और रिसीवर, रिसीवर का मतलब हिंदी में हो जाता है, रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला। रिसीवर का मतलब यहां पे हो जाएगा श्रोता। ठीक है, श्रोता। ठीक, तो ये हो गया रिसीवर। एंड देन फीडबैक। फीडबैक मतलब कि रिसीवर ने फीडबैक दे दिया सेंडर को, तो ये पूरा प्रोसीजर चलता रहता है। अच्छा, नॉइस क्या होती है? यहां पे हमने छोड़ दिया इसको। नॉइस को कहते हैं बच्चों हिंदी में बाधा। नॉइस मतलब कोई रुकावट आ गई आपकी कम्युनिकेशन की पूरी प्रोसीजर में, दैट इज नॉइस। ठीक है, अच्छा, कम्युनिकेशन दो या दो से ज्यादा लोगों का होता है। हां, अगर आप अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको कह सकते हैं हम लोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब खुद से बात करना। कोई दिक्कत नहीं, कर सब लोग करते हैं, सब लोग प्लानिंग करते हैं दिमाग में, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अगर हम दो लोगों के बीच में बात करें, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अगर हम ठीक है, आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज से बात करें। अब मैं उसके लिए वर्ड नहीं ला पा रहा हूं, भूत तो नहीं कहूंगा कि हम भूत से बात कर रहे हैं, या ऐसी कोई एनर्जी से बात कर रहे हैं, या मैं कह सकता हूं देवी किसी शक्ति से बात कर रहे हैं, उसके लिए भी एक टर्म इंग्लिश में है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दैट इज ट्रांसपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और ट्रांसपर्सनल, बिल्कुल एकदम है ना, अल्टीमेट लेवल। वो मैंने कभी नहीं किया है, कभी करूंगा, एक्सपीरियंस करूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैंने ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो टू और मोर पर्संस, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, आप आइडिया को एक्सचेंज कर पाते हो, लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अंडरस्टैंडिंग समझ ही रहे हैं आप, ठीक है, एक दूसरे को समझ पाना, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन दोनों होता है, कंटिन्यूअस प्रोसीजर होता है। हम शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं और सिंबल का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कि हम नहीं किसी को बोलना होता है तो ऐसे सर हिला देते हैं, अगर हाँ बोलना होता है तो ऐसे कर देते हैं, अगर पानी मांगना होता है तो ऐसे कर देते हैं, अगर नहीं बोलना होता है तो कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं, कभी किसी को जगाना हो तो चुटकी भी बजा देते हैं। ठीक है, दैट इज आपके सिंबल का यूज करना। ठीक है ना, या आपने देखा होगा ट्रैफिक सिंबल्स का यूज करना, जैसे अगर ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब टेक अ यू टर्न। ठीक है,
है ना, ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब टेक अ लेफ्ट यू टर्न, ठीक है। अगर ऐसे बना हुआ है तो मतलब इसके आगे नहीं जाने का, इसका मतलब डेंजर, ठीक है ना। तो ये सारे सिंबल्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये सभी ट्रैफिक लाइट जो होती हैं तो वो भी आपका सिंबल का ही एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। भैया देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन बनी रहे, कॉपरेशन बनी रहे, डिसीजन मेकिंग अच्छे से होता रहे, लीडरशिप आपकी इफेक्टिव रहे, ठीक है। लीडरशिप तभी इफेक्टिव होगी जब आप कम्युनिकेटर इफेक्टिव होगे। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल डेवलपमेंट, आप बातचीत करोगे तो आपका मोरल भी डेवलप होगा, एंटरप्राइज का स्मूथ वर्किंग होता रहेगा, ठीक है। प्रमोट कॉपरेशन एंड पीस, इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजर की एफिशिएंसी को भी बढ़ाते रहेंगे और कॉपरेशन और पीस भी बढ़ाते रहेंगे। फिर आते हैं बच्चों फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ये होता है जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, जहां पे आप औपचारिक कम्युनिकेशन करते हैं, जहां पे आप ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की का पालन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा, अब आता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड टू ईच अदर। अगर हम कोई इनफॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, जैसे गॉसिपिंग, ठीक है। गॉसिपिंग मतलब होता है भैया बिल्कुल एकदम पंचायत करना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, सिंगल स्ट्रैंड, तो ये सारे इसके टाइप्स हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारे सेशन में इतना ही। आज हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि भाई क्या क्या चीजें डायरेक्टिंग में आती हैं, क्या हमने पढ़ा डायरेक्टिंग में। हमने सबसे पहले डायरेक्टिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस पढ़े, फिर हमने डायरेक्टिंग का प्रोसीजर पढ़ा एंड डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स भी पढ़े, फिर हम लोगों ने डायरेक्टिंग में सुपरविजन पढ़ा, लीडरशिप पढ़ा, कम्युनिकेशन पढ़ा, ठीक है। ये सारी चीजें, मोटिवेशन पढ़ा, कितने तरीके की मोटिवेशन होती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव मोटिवेशन भी हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमारे डायरेक्टिंग में कवर हो गए। नेक्स्ट जो हम सेशन लेके आएंगे वो आएंगे कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड आपका सबसे फेवरेट टॉपिक मार्केटिंग, एंड फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर्स, ठीक है, जिससे हम पूरा बीएसटी कवर कर लेंगे। तो भैया जुड़े रहिए हमारे इस सेशन में, जुड़े रहिए हमारे इस सीरीज के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मेहनत से पढ़ते रहें, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेहनत से अपनी पेपर की तैयारी करें, ठीक है। दिल लगा के तैयारी करें। आज एक वर्ड और यूज हुआ, दिल लगी से तैयारी करें, ठीक है। दिल लगी से मतलब कि भैया मन लगा के पढ़ाई करें, है ना। दैट्स ऑल आई वांट टू से। और आपका फिर कल के जो कल का सेशन है उसमें भी वेलकम है, आप उसको देखें, ज्वाइन करें, एंड ऐसे ही आपका वन शॉट रिवीजन चलता रहेगा जब तक हम अपना पूरा सिलेबस एक बार फटाफट से सीयूईटी के चैनल पे कवर ना कर लें। तो भाई थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। चलो बच्चों, बाय, टेक केयर।